आज हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, एक साथ में हाइड्रोजन चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और हाइड्रोजन चैप्टर काफ़ी इजी है और नीट में क्वेश्चन आना ही आना है और आसान क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन पहली एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल की। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की पहली एलिमेंट है। अब देखिए, हाइड्रोजन की डिस्कवर किसने किया था? हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की डिस्कवर हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? लेवेस्टियर ने। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? लेवेस्टियर ने। हाइड्रोजन इनफ्लामेबल गैस है। कैसी गैस है? इनफ्लामेबल गैस। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो आग को पकड़ने वाली गैस। ठीक, हाइड्रोजन लाइटली एलिमेंट है। कैसी एलिमेंट है? लाइटली एलिमेंट है ना। हाइड्रोजन में वेगा बॉन्ड होती है। वेगा बॉन्ड मतलब वही कि कोई इसकी स्थान निश्चित नहीं है तो उनमें वेगा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, अब एक बात और हाइड्रोजन की देखी जाए। हाइड्रोजन मोस्ट एबंडेंट होता है कहाँ के लिए? यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? हाइड्रोजन। और लगभग यूनिवर्स का 70% मास किसका होता है? हाइड्रोजन का, यूनिवर्स में। ठीक, तो हमने सबसे पहले देखा हमारा हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है कहाँ का? पीरियोडिक टेबल का। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? लेवेस्टियर ने। हाइड्रोजन इनफ्लामेबल गैस है। हाइड्रोजन लाइटली एलिमेंट होती है। हाइड्रोजन में वेगा बॉन्ड होता है। ये मोस्ट एबंडेंट है कहाँ के लिए? यूनिवर्स के लिए। 70% मास ऑफ हाइड्रोजन यूनिवर्स का होता है। ठीक, अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। पहला आइसोटोप का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम, तीसरे का नाम है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम क्या होता है? जिसका एटॉमिक मास और मोलर मास दोनों बराबर हो, और एटॉमिक मास और मोलर मास 2 हो जाए ड्यूटेरियम। एटॉमिक मास का 3 गुना हो जाए मोलर मास तो ट्राइटियम। इनकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो आती है प्रोटियम की 0। ड्यूटेरियम की न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो आती है 1। ठीक, ट्राइटियम की न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो आती है 2। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो निकालने का सिंपल और आसान तरीका ये होता है कि मोलर मास माइनस एटॉमिक मास, है ना। तो ये कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो आ जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान देते हैं आइसोटोप जो होते हैं हमारा कौन कौन सा था? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। ड्यूटेरियम का एक और कहानी है कि ड्यूटेरियम टेरेस्ट्रियल में एचटी फॉर्म में पाया जाता है। कौन से फॉर्म में पाया जाता है? एचटी फॉर्म में पाया जाता है। और कितना परसेंट पाया जाता है? 0.0516%। ठीक, और ट्राइटियम जो हमारा है, ट्राइटियम क्या होता है? जब ट्राइटियम को हम क्या करते हैं? बीटा एलिमिनेशन कराते हैं और कितने लो एनर्जी पे, तो ट्राइटियम कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में। ठीक है, ट्राइटियम कन्वर्ट किस में होता है? हीलियम में। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो आइसोटोप होते हैं, है ना, आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बस 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट बॉन्ड एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों की बात अगर छोड़ दी जाए तो। अब देखिए, अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जो आइसोटोप होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो आइसोटोप होते हैं उनका अलग अलग होता है। क्यों होता है? ड्यू टू एटॉमिक मास, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारी होती है क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्यों होती है? ड्यू टू एटॉमिक मास, है ना। अब देखिए क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी। सबसे फिजिकल प्रॉपर्टी में आप चाहें बॉन्ड ऑर्डर लें, मेल्टिंग पॉइंट ले या बॉइलिंग पॉइंट ले
या आप डेंसिटी लें, है ना, या आप डेंसिटी लें। ये सब किसकी ज़्यादा होती है? ट्राइटियम की, फिर ड्यूटेरियम की, फिर किसकी होती है? प्रोटियम की। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ठीक, अब हम लोग अगली बात करेंगे एलोट्रॉप। हाइड्रोजन के एलोट्रॉप कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 एलोट्रॉप होते हैं। ठीक, एक का नाम क्या है? एक का नाम है ऑर्थो हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन। एक का नाम है पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, एक का नाम है पैरा हाइड्रोजन। एलोट्रॉप कौन होते हैं? जो केमिकली क्या हो? सेम हो, बट फिजिकली क्या हो? फिजिकली क्या हो? डिफरेंट हो। जो केमिकली सेम हो, फिजिकली डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं? एलोट्रॉप। ऑर्थो हाइड्रोजन कौन होता है? अब मान लीजिए ऑर्थो हाइड्रोजन है, ठीक, तो इनकी जो न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस की जो स्पिन होगी, है ना, न्यूक्लियस की स्पिन सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक, तो ऑर्थो हाइड्रोजन वो होते हैं जिनकी न्यूक्लियस की स्पिन क्या होती है? न्यूक्लियस की स्पिन सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक, कहाँ होगी भाई? सेम डायरेक्शन में। पैरा की क्या होगी? पैरा में न्यूक्लियस की स्पिन अगर एक की लेफ्ट साइड है तो एक की कहाँ होगी? राइट साइड। और इनकी न्यूक्लियस की स्पिन क्या होगी? न्यूक्लियस की स्पिन डिफरेंट डायरेक्शन में होती है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। ठीक, ये आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। अब देखिए एलोट्रॉप जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन होता है, इसमें कितना, तो अगर अपोजिट नहीं है, सेम साइड पे है, तो हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 स्पिन। तो ऑर्थो में होता है 1 स्पिन, और यहाँ करेंगे हाफ, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लगाएंगे, हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0 स्पिन। ठीक, तो पैरा में कितनी स्पिन हो रही है? 0 स्पिन, और ऑर्थो में कितना स्पिन है? 1 स्पिन। ठीक है, अब देखिए आगे की बात ध्यान से देखिए। अब देखिए एट रूम टेम्परेचर, है ना, एट ए रूम टेम्परेचर क्या होती है? रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही है। ठीक, तो रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो और पैरा का परसेंटेज कितना होता है? रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो पाया जाता है 75%, पैरा पाया जाता है 25%। ठीक है, एट 20 केल्विन टेम्परेचर। और जब 20 केल्विन टेम्परेचर की बात आती है तो कहानी पूरी पलट जाती है। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे हमारा ऑर्थो ज़्यादा था, पैरा कम था, लेकिन 20 केल्विन टेम्परेचर पे अगर बात करें तो ऑर्थो हो जाता है 0% और पैरा हो जाता है 100%। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो हमारे पास कितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो हमारे पास सबसे पहला आता है क्या? एटॉमिक हाइड्रोजन, है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन। उसके बाद से क्या आता है? नेसेंट हाइड्रोजन, है ना, नेसेंट। अभी पहले 2 के बारे में पढ़िए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन है, ठीक, एटॉमिक हाइड्रोजन का हम क्या यूजेज पढ़ लीजिए, यूज कहाँ होता है? तो एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज टॉर्च में होता है, ठीक, या वेल्डिंग, वेल्डिंग पर्पज में होता है। इसलिए कह रहे हैं ध्यान से पढ़ लो, नीट का एग्जाम आने वाला है, नहीं तो यही करना पड़ेगा आर्गन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग पर्पज में होता है, 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग अभी, ठीक, नेसेंट की बात नहीं करते हैं। तो एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है? टॉर्च में और वेल्डिंग पर्पज में। एटॉमिक हाइड्रोजन को हम कैसे बनाएंगे? जो हमारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक अगर शॉर्ट देंगे उसको तो एटॉमिक हाइड्रोजन में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक हाइड्रोजन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे क्या? नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन, इसको नेसेंट हाइड्रोजन किसके? जो तुरंत पैदा हुआ हो, है ना, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, जो तुरंत अभी अभी पैदा हुआ हो, उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना, कैन नॉट स्टोर इन सिटू फॉर्म, हम इनको इन सिटू फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब जब भी हम कोई भी एम्फोटेरिक मेटल लेंगे, ठीक, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन की प्राप्त होगी। ठीक है, और ये कौन सी हाइड्रोजन होगी? हमारे ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अब बाकी आप ध्यान से देखिए, हम नेसेंट पढ़ रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं नेसेंट तो बना होगा, लेकिन हमने बताया कि नेसेंट का क्या करते हैं हम लोग? स्टोर नहीं कर पाते हैं। अब जिंक हमारा एम्फोटेरिक मेटल है,
इसका रिएक्शन करा दिया डाइल्यूट H2SO4 से, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। और ये नेसेंट हाइड्रोजन है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी भाई, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए तुरंत बना है कि नहीं भाई, तुरंत बना है, तुरंत पैदा हुआ है और तुरंत कन्वर्ट हो गया, तो यही हाइड्रोजन क्या कहलाती है, नेसेंट हाइड्रोजन, है ना। अब हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। अब देखिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वो क्या करता है, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अगर कभी भी कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो, ठीक, अगर उसके साथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है तो वो उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब हो जाएगा। जो उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हाइड्रोजन होगा उसका नाम होता है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, है ना, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। और ये हाई सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हाई सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। अब भविष्य में इससे कुछ बनाया जाए, शायद फ्यूल बनाया जाए या कुछ भी, अब वैज्ञानिक तो सोच रहे हैं। अब देखिए क्या होती है, एड्जॉर्बिंग पावर पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, किसकी एड्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है, कौन से ट्रांजिशन मेटल की, सबसे ज़्यादा होती है किसकी, प्लेटिनम, फिर होती है लेड की, फिर होती है प्लेटिनम की, फिर होती है गोल्ड की, फिर होती है निकिल की। इनकी एड्जॉर्बिंग पावर हाई होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिए, मोना, कौन सी चीज़ भैया, मोना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एटॉमिक, है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर नेसेंट हाइड्रोजन, फिर ऑक्लूडेड, फिर मॉलिक्यूलर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन। तो ट्रिक याद रखिएगा, मोना, मोना ऑर्डर है किसकी, रिएक्टिविटी की, है ना। अब देखिए, अब आप लोग को ये पहले से पता होगा कि हाइड्रोजन क्या है, ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक है, क्यों है, क्योंकि कभी ये फर्स्ट डे में रहता है, कभी ये सेवेंथ डे में रहता है, इसकी कोई जगह निश्चित नहीं है, मतलब आवारा है, समझो। अब देखिए ये फर्स्ट डे में कब रहेगा, जब केटाइन के फॉर्म में होता है, जैसे फर्स्ट डे में सोडियम एक पॉजिटिव हो तो स्मॉलेस्ट केटाइन होते हैं, ठीक, वैसे ही हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो फर्स्ट डे की तरह इसकी प्रॉपर्टी मिलती है फर्स्ट डे से, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट केटाइन होता है, स्मॉलेस्ट केटाइन, इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब वही सोडियम है, मान लीजिए कि हेलाइड से अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, एक निगेटिव चार्ज। वैसे ही हाइड्रोजन जब हेलाइड से रिएक्ट करता है ना, तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और हेलाइड पे निगेटिव चार्ज। तो केटायन का होना फर्स्ट डे की सिमिलरिटी है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे सेवन्थ में क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है, वैसे हाइड्रोजन पे भी आप सुने होंगे, देखे होंगे, निगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होना सिमिलरिटी ऑफ फर्स्ट डे, हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज होना सिमिलरिटी ऑफ सेवन्थ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड बोलते हैं। अब देखिए जैसे हमारा अगर कोई भी सोडियम है वो Cl से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, Na पॉजिटिव और Cl पे क्या आ रहा है, निगेटिव। वैसे ही हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, H पे HCl, H पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव, है ना। तो ये Cl पे निगेटिव आया, है ना भाई। अब वैसे ही अगर हमारा जो फर्स्ट डे में जो सोडियम मान लीजिए यहाँ रिएक्ट किया था, अगर वैसे हम सोडियम से रिएक्ट करा दिए हाइड्रोजन को, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है सेवन्थ डे की, तो क्या बनेगा, NaH, है ना। और जब NaH बनेगा, NaH तो Na पे आएगा पॉजिटिव, H पे आएगा निगेटिव, तो ये किससे सिमिलरिटी हो गई, ये सेवन्थ डे की सिमिलरिटी हो गई, ठीक है। अब कुछ बात और ध्यान रखिएगा क्या होता है। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कितने में बनाते हैं, कितना परसेंटेज होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में इतना ध्यान रखिए, 77% हाइड्रोजन इंडस्ट्री में बनता है, कहाँ पे, इंडस्ट्री में बनता है ना। और 18% हाइड्रोजन कहाँ बनता है, कोल फॉर्म में बनता है। कौन से फॉर्म में बनता है, कोल फॉर्म में, ठीक। अब देखिए क्या होती है अगली कहानी, हमने इतना देख लिया कि 77% हाइड्रोजन कहाँ बन रही है, इंडस्ट्रियल फॉर्म में, और 18% हाइड्रोजन कहाँ बन रही है, कोल फॉर्म में, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जब हम कोई भी फ्रॉम वाटर, अगर कोई हमारा हाइड्रोजन है
या कोई मेटल है, उसके साथ हम मेटल को जब रिएक्ट कराएंगे किससे, वाटर से, तो ये तो आपको पता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हमें हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन मिलता है। और कौन सा मेटल रिएक्टिव होता है, तो हाईली रिएक्टिव कौन होते हैं, हाईली रिएक्टिव कौन होते हैं मेटल पानी के लिए, और लेस रिएक्टिव कौन होते हैं पानी के लिए, ठीक, और लीस्ट रिएक्टिव कौन होते हैं पानी के लिए। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक, क्योंकि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल ठीक ठाक है, कौन मेटल बहुत कम रिएक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट एक का कोई भी मेटल बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडे पानी से भी आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, फर्स्ट ए वाले। ठीक, सेकेंड ए में भी फर्स्ट ए या सेकेंड ए दोनों के, है ना, लेकिन सेकेंड ए में बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक, कौन कौन, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये क्या, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं वाटर से, ठीक, नेवर बी डिकम्पोज बाई वाटर, नेवर बी डिकम्पोज बाई वाटर, तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। लेस रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव हमारे होते हैं एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये बस गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इनका खून थोड़ा गर्म है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बस गर्म पानी से। लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है हमारा आयरन, ठीक है, ये कब रिएक्ट करता है, ये सिर्फ स्टीम कंडीशन में रिएक्ट करेगा। कौन सी कंडीशन में, स्टीम कंडीशन में। अगर आयरन जो है अगर वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, वाटर कैसी होनी चाहिए, स्टीम होनी चाहिए। तो ये अब देखिए वाटर से कोई भी मेटल रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड, लेकिन जब आयरन वाटर से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम क्या, हेमेटाइड, और साथ में हमें हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो हमने पानी से देख लिया कैसे बनते हैं हाइड्रोजन और कितना बनेंगे हाइड्रोजन। अब हम अगला देखेंगे एसिड से। ठीक, एसिड से क्या होता है, अब देखिए आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पढ़ी ही होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो भी एटम बोल दो या मेटल बोल दो हाइड्रोजन से ऊपर हो, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होगा, है ना, अगर वो मेटल मान लीजिए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मेटल, है ना, वो एक्टिव मेटल है क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर है। अगर वो रिएक्ट कर रहा है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से तो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन देगा और साथ में मेटल का सॉल्ट बना लेगा, है ना, मेटल का क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल एक देख लीजिए, मैग्नीशियम है, ठीक, ये डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट किया, किससे, डाइल्यूट H2SO4 से, तो MgSO4 बना लिया और साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। अब देखिए कोई भी एम्फोटेरिक मेटल है, अगर वो भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो अपना मेटल सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या दे देगा हमको, मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बना देगा। जैसे जिंक है, जिंक अगर डाइल्यूट मान लीजिए आपकी H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा और साथ में हमको हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक, ये कहानी। अब देखिए यहाँ पे एक आता है कि डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, इसको अलग इसलिए किया हूँ क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। एक डाइल्यूट HNO3 सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीज और मैग्नीशियम, बस इन्हीं दो मेटल से रिएक्ट करता है। ठीक, अब ये मान लीजिए मैग्नीज हो या मैग्नीशियम हो, ठीक है, उसके साथ अगर डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, तो वो मैग्नीज या मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, अब देखिए आगे की रिएक्शन क्या आती है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली अभी। अब आगे की रिएक्शन आती है फ्रॉम बेस, है ना, कि बेस से हम हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे। तो बेस से हम हाइड्रोजन बनाएंगे जब कोई भी एम्फोटेरिक मेटल हो, ठीक, और वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर रहा है तो हमारा बनेगा एलिमेंटेड और साथ में मिलेगा हमको हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिंक है और वो किससे रिएक्ट किया, NaOH से, है ना, तो NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एलिमेंटेड, ठीक, और साथ में हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन। सोडियम जिंकेट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने तो ये सारी प्रिपरेशन पढ़ ली। अब हमें लेकिन भैया इसमें
बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, लार्ज स्केल पे हमें चाहिए, तब क्या करेंगे? तो जब हमें लार्ज स्केल पे चाहिए होगा तो हम लेन प्रोसेस को याद करेंगे। तो लेन प्रोसेस क्या बताती है? लेन प्रोसेस बस इतना बोलती है भैया आयरन है, इसको ऑक्सीडाइज कर दो। चलो भैया हमने कर दिया, आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया। कहाँ से करेंगे? पानी से। आयरन से कौन सा पानी रिएक्ट करता था स्टीम कंडीशन में? तो स्टीम वाटर लिए। ऑक्सीडाइज होकर क्या हाइड्रोक्साइड बनाता था? नहीं, हेमेटाइट बनाता था। ठीक, तो हेमेटाइट बन गया है ना, और साथ में हमको हाइड्रोजन मिला। ठीक, अब देखिए, अब इसी हेमेटाइट को क्या कर दीजिए? रिड्यूस कर दीजिए, है ना। अब रिड्यूस किससे करेंगे? वाटर गैस से। किससे करेंगे? वाटर गैस से, है ना। तो वाटर गैस से जब हम रिड्यूस कर देंगे तो हमें फिर से हमारा आयरन मिल जाएगा। तो एक ये प्रोसेस होता है। ठीक, एक दूसरा प्रोसेस आता है हमारा बॉस्क प्रोसेस। बॉस्क प्रोसेस, है ना। बॉस्क प्रोसेस में क्या होता है? कोक ले लेंगे हम, है ना, कोक और वाटर ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। यही क्या है? अब इसका क्या करेंगे भैया? इसको हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लीजिए, चाहे Cr2O3 ले लीजिए। टेम्परेचर लेंगे 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो क्या बना लेगा? CO ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में? CO2 में। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या होगा? 2H2, है ना, रिड्यूस हो गया। ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। तो अब देखिए, हम ये प्रोसेस हमें कोक से वाटर से रिएक्शन पे हमें हाइड्रोजन तो मिल गया था, हम आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज क्यों किए? ताकि हमें और ज़्यादा मात्रा में, देखिए यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन बन गया। ठीक, तो इतने रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल गैस्ट्रिफिकेशन। कोल गैस्ट्रिफिकेशन, है ना, कोल गैस्ट्रिफिकेशन। और इतने रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ बना था भैया, तो एक आता है हमारा Na2SO3। ठीक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेगा? रिमूव करेगा। किसको रिमूव करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करेगा। ठीक है, अब ये सारी प्रोसेस हो गई। एक और प्रोसेस है हमारे पास, लास्ट प्रोसेस है कि अगर एल्केन है, क्या है? एल्केन। एल्केन का हम अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन मिलेगी और साथ में CO2 मिलेगी, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, C6H6 है, 2 मोल वाटर से हमने इसको रिएक्ट कराया तो 2 मोल हमें CO2 मिला और 5 मोल हमें हाइड्रोजन मिला। ठीक है, जितना हमारे पास हाइड्रोजन होगा, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 10, तो उसका आधा मोल हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, कितना मोल? आधा मोल हाइड्रोजन बनेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक, अब हमें एक और बात आती है कि हाई प्योरिटी ऑफ, हाई प्योर मतलब बहुत ज़्यादा प्योर हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? तो हमें बहुत ज़्यादा प्योर हाइड्रोजन मिलता है, 99.5% प्योर हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है ना। तो मिलता है बाई इलेक्ट्रोलिसिस, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और इसके साथ प्रेजेंस होती है निकिल की, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन है। लिक्विड हाइड्रोजन को अगर हम एवापोरेट करा दें, ठीक, क्या करा दें? एवापोरेट करा दें तो किस में बदल जाती है? ड्यूटेरियम में। ठीक, और लिक्विड हाइड्रोजन से एवापोरेट करा के मतलब वेपर बना लिए तो ये बॉन्ड फ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, और ये बॉन्ड फ्यूजन प्रोसेस है। ठीक, अब देखिए लिक्विड हाइड्रोजन हो, है ना, और या लिक्विड ऑक्सीजन हो, ध्यान रखिएगा, लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन दोनों का यूज होता है रॉकेट प्रोपेलेंट में। रॉकेट प्रोपेलेंट में इसका यूज करते हैं, है ना। हाइड्रोजन हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि क्या है, कि ये लाइटली एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? लाइटली एलिमेंट है ना। हाइड्रोजन जो है कलरलेस होती है, कलरलेस होती है। और हाइड्रोजन जो है कि जब जलती है, जब हाइड्रोजन जलती है तो पेल ब्लू फ्लेम देती है, पेल ब्लू फ्लेम। इसका कलर होता है हल्का सा नीला, है ना।
अब देखिए ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में, ये सब बताने वाली बात है नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के हाइड्राइड पढ़ेंगे, है ना। हाइड्राइड कितने होते हैं? देखिए हाइड्रोजन का पहला हाइड्राइड पढ़िए आप लोग, आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड में क्या बनता है? हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले क्या बनाते थे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले क्या बनाते थे? आयनिक कंपाउंड। तो यही बनाएंगे आयनिक हाइड्राइड, तो यही फॉर्मेशन कहते हैं आयनिक हाइड्राइड का, ठीक है। अब वहाँ पे भी हमारा क्या था, एक्सेप्ट लिथियम नहीं बनाता था, बेरिलियम नहीं बनाता था, मैग्नीशियम नहीं बनाता था आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। और जो आयनिक हाइड्राइड होता है, आयनिक हाइड्राइड क्या होती है? ये बहुत अच्छा मॉल्टेन होती है एक्वस फेज में, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग होती है। किसमें? सॉलिड में, है ना। सॉलिड में कंडक्ट नहीं कर पाता, इसका कंडक्शन नहीं होता है। क्रिस्टलाइन होती है ना। क्या होती है? क्रिस्टलाइन होती है। स्टाइक्योमेट्रिक होती है, स्टाइक्योमेट्रिक होती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे हाइड्राइड, कौन सा? कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड कौन बनाएंगे भैया? अब एस ब्लॉक वाले तो बना रहे थे आयनिक, आयनिक का हाइड्राइड, एक्सेप्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम को छोड़ के। कोवैलेंट हाइड्राइड कौन बनाएंगे? पी ब्लॉक वाले। कौन वाले? पी ब्लॉक वाले। अब जैसे पी ब्लॉक वाले लुईस एसिड भी बनाते थे, लुईस बेस भी बनाते थे। तो लुईस एसिड, लुईस बेस दोनों में क्या होगा? कोवैलेंट हाइड्राइड होगा। क्या होगा? कोवैलेंट हाइड्राइड होगा, है ना। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए एक और आता है ऑक्टेट हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड? ऑक्टेट हाइड्राइड। ऑक्टेट हाइड्राइड कौन बनाते हैं? अब देखिए ऑक्टेट हाइड्राइड के लिए पहली चीज़ को उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट हो, लेकिन लोन पेयर ना हो, है ना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मेथेन CH4। देखिए ऑक्टेट तो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन लोन पेयर नहीं है इसके पास, ये हो गया ऑक्टेट हाइड्राइड। अब देखिए मेटैलिक हाइड्राइड क्या होता है? मेटैलिक हाइड्राइड, है ना। मेटैलिक हाइड्राइड याद रखिए क्रोमियम बनाता है, क्रोमियम फॉर्मेशन कहता है, ठीक है। अब आपको ये 7th 8th 9th वाले तो याद ही होंगे, मैग्नीज हो गया, TC हो गया, Ra हो गया, ठीक। और आपका आयरन हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया, Re हो गया, RH हो गया, और उसके बाद से आपका US हो गया, TH हो गया, TN हो गया। ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते थे? हाइड्राइड गैप बोलते हैं, है ना। हाइड्राइड गैप बोलते हैं। अब देखिए हमने ये हाइड्राइड भी पढ़ लिया। अब हमारा अगला रिएक्शन आता है प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक। हाइड्रोजन कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी पहले एक पढ़ लीजिए हमने, एक तो रिएक्शन में आप लोग को पहले भी बता चुका है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बता चुका है, वही वाली प्रॉपर्टी किसकी थी? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी, है ना। मान लीजिए कोई एल्कीन है हमारे पास CH11CH2, ठीक है। अगर वो रिएक्ट किया हाइड्रोजन, या तो रैनी निकिल की प्रेजेंस हो, रैनी निकिल हो, या उसके साथ प्लेटिनम हो या प्लेडियम हो, कोई भी हो, तो एक बॉन्ड को रिड्यूस करता था और क्या बना देता था? RCH2CH3, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या, ये कैसा बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। हम वहाँ पे आप लोग को रिएक्टिविटी भी बताए थे हाइड्रोजिनेशन के लिए कि यूनिवर्सली होती है किसके? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। अब ये रिएक्शन हम आप लोग को बता चुके हैं वीडियो में, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। अब अगली बात क्या है कि हाइड्रोजन, देखिए जब वेजिटेबल आयल है ना, मान लीजिए वेजिटेबल आयल है, जैसे डालडा हो गया, है ना। जब हाइड्रोजन, सॉरी रिफाइन हो गया, है ना। तो वेजिटेबल ऑयल से जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देता है उसको। किसमें? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देगा। किसको? वेजिटेबल ऑयल को। जब हाइड्रोजन उससे रिएक्ट करेगा तो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देगा। अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। H2O भैया बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, खौलता कब है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रीज कब हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक। बॉन्ड एंगल कितनी होती है वाटर की, 104.5। ठीक है भैया। अब डेंसिटी कितनी होती है, तो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml इन 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में 1 ग्राम पर ml डेंसिटी होती है। वाटर दो टाइप के हमें पढ़ने हैं, ठीक है, दो टाइप के वाटर पढ़ने हैं। एक पढ़ना हमको सॉफ्ट वाटर, एक पढ़ना है हमको हार्ड वाटर। कौन सा वाटर, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जो सोप हमारा जो साबुन है लाइफ बॉय, है ना, हमारे लाइफ बॉय से रिएक्ट करे, है ना, और हाईली रिएक्टिव हो लाइफ बॉय से। तो हाईली रिएक्टिव हो और जब उससे रिएक्ट करेगा भैया तो क्या बना लेगा, फोम बना लेगा, झाग। तो ये जब हमारे लाइफ बॉय से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगे तो सॉफ्ट वाटर होता है। अब यहाँ का है लाइफ बॉय सोप, मतलब हमारे साबुन से क्या हो, लेस रिएक्टिव हो, ना रिएक्ट करे, मतलब फोम ना बनाए, तो क्या होगा, हार्ड वाटर, है ना। अब देखिए हार्ड वाटर दो टाइप के होते हैं हमारे पास, हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर क्यों होते हैं, अब वो तो रिएक्टिविटी की बात हमने कर ली कि क्यों होते हैं, मतलब कि साबुन से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है तो सॉफ्ट वाटर, फोम बना रहा है तो सॉफ्ट वाटर। अगर हार्ड वाटर क्या है कि साबुन से कम रिएक्ट करे और सोप ना बनाए, ठीक। अब देखिए हार्ड वाटर क्यों होता है, डाईवैलेंट कैटायन, कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, डाईवैलेंट कैटायन की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। अब हार्ड वाटर दो टाइप का होता है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम का या तो सल्फेट हो या तो इनका क्लोराइड हो, तो इनकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। तो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस मतलब कि टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के हमारे पास क्या उपाय हैं, दो उपाय हैं। पहली बाय बॉयलिंग, है ना, बॉयलिंग। मान लीजिए हमारा टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होता था, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक। अगर इसको हम डिकम्पोज कर दिए, मतलब वही कि बॉयल कर दिए, हीट कर दिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता था, CO2 और साथ में वाटर, तो हमारा बाई बॉयलिंग, है ना। तो इससे हटा लिए, पहला मेथड है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट भी ले लेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकल जाएगा। दूसरा है हमारे पास क्लार्क मेथड, है ना, दूसरा क्या है, क्लार्क मेथड, ठीक। क्लार्क मेथड क्या होता था, क्लार्क मेथड ये होता था कि जब देखिए क्लार्क मेथड में रिएक्टिंग रिएजेंट होता था कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जैसे हमारा मान लीजिए कैल्शियम बाई कार्बोनेट यहाँ भी ले लिए, ठीक है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट ले लिए, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, तो ये 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। कितने मोल, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कितने मोल बनाएगा, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और 2 मोल क्या निकल जाएगा, साथ में वाटर निकल जाएगा, है ना। तो ये कहानी होती है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस की वजह से, है ना, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस की वजह से ये कहानी होती है दो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने ले लिया अब रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, है ना, परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के लिए हम क्या करेंगे, तो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस होता है बाई वाशिंग सोडा। भाई वाशिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। तो इनकी वजह से अगर हम मान लीजिए हमारे कैल्शियम क्लोराइड था या मान लीजिए आप मैग्नीशियम सल्फेट था या यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हो सकती है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, इन्हीं की वजह से तो परमानेंट हार्डनेस होती है। अगर इन लोगों का रिएक्शन करा दिए सोडियम कार्बोनेट से तो क्या होता था, ये देखिए क्या करेगा, ये Na यहाँ से Cl ले लेगा या Na यहाँ से सल्फेट ले लेगा, इनको कार्बोनेट दे देगा अपना, तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ बन जाएगा 2 मोल सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 मोल सोडियम सल्फेट, 1 मोल सोडियम सल्फेट, ठीक। तो ये होता है। दूसरा मेथड होता है कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड से भी हम क्या हटाते हैं, परमानेंट हार्डनेस।
कैल्गन मेथड से भी क्या हटाते हैं, परमानेंट हार्डनेस। अब कैल्गन मेथड हमारा मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्गन मेथड में क्या यूज करते हैं, ये याद रखिए 6 6 18 Na6P6O18 Na6P6O18, ये क्या होता है, कैल्गन मेथड होता है ना। कैल्शियम क्लोराइड है, इससे रिएक्ट किया, मान लीजिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Na2Na4 PO3 का होल 6, भैया यही तो है Na6P6O18। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखिए कहानी क्या होती है, ये यहाँ से 2 मोल ले लेगा क्या, NaCl, है ना। तो 2 मोल पहले निकालिए आप NaCl, अब ये वाला कैल्शियम आके यहाँ अटैक मार देगा तो कैल्शियम हो जाएगा और Na4 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, PO3 का होल 6। तो क्या हमारा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बचा, नहीं बचा ना। अब इसकी जगह पे कोई भी ले लीजिए आप, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, कैल्शियम सल्फेट ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए, जिनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, उनमें से कोई भी ले लीजिए। तीसरा मेथड है बाई जियोलाइट, है ना, बाई जियोलाइट। अब जियोलाइट में क्या यूज करते हैं, जियोलाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ये भी ध्यान रखिए, है ना। जियोलाइट में हम यूज करते हैं NaAlSiO4, है ना, NaAlSiO4। अब मान लीजिए कि हमारा कोई कैल्शियम है या मैग्नीशियम, कोई भी डाइवेलेंट कैटायन है, इन्हीं लोग की वजह से तो हार्डनेस होती है भाई, और यहाँ पे हमने ले लिया NaAlSiO4। ठीक, अब ये क्या करेंगे, ठीक है, तो ये इनको कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन ले लेंगे और उनके साथ जो सोडियम होगा, मान लीजिए क्लोराइड है या सल्फेट है, तो सोडियम के साथ मिल के बाहर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि क्लोराइड होगा तो 2 मोल NaCl निकल जाएगा, सल्फेट होगा तो सल्फेट होगा तो सोडियम सल्फेट निकल जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, NaAlSiO4। तो ये मेटल जो है यहाँ पे आके इनके साथ चिपक जाता है। ठीक, तो परमानेंट हार्डनेस हट जाती है। और लास्ट मेथड है हमारा रेजिन मेथड, है ना, रेजिन मेथड में क्या होता है, तो रेजिन मेथड में देखिए क्या होता है, जब सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड जब रिएक्ट करता है कैल्शियम या मैग्नीशियम डाइवेलेंट कैटायन कोई भी होगा, तो क्या बनाएगा, RSO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम यहाँ पे आके लग जाएगा और साथ में Na के साथ अगर यहाँ पे हम कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, कैल्शियम सल्फेट जो लेंगे, क्लोराइड लेंगे भैया तो NaCl निकल जाएगा, सल्फेट लेंगे तो Na2SO4 निकल जाएगा। ठीक है, अब ये वाली कहना, अब सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड हो या यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, है ना, ये भी हो सकता है अपना। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, है ना, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए मेथड अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, पहली बात याद रखिए, जब कोई भी मेटल परऑक्साइड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करे, कोई भी मेटल परऑक्साइड, है ना, जिस मेटल में परऑक्सी लिंकेज पाया जाए उसको हम मेटल परऑक्साइड बोलते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करे तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, बैरियम परऑक्साइड है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, बैरियम का सल्फेट बन जाएगा और साथ में हमको हमारा H2O2 मिल जाएगा। ठीक है, बैरियम का सल्फेट बन जाएगा और साथ में H2O2 मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा ही याद रखिए, मेटल परऑक्साइड कोई भी हो, जब कोई भी मेटल परऑक्साइड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड से तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है ना। अब उसके बाद से दूसरा मेथड क्या होता है बनाने का, तो दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई भी मतलब कोई भी नहीं, सॉरी भैया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो कैथोड पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन, एनोड पे क्या जाएगा, HSO4 माइनस। ठीक है, अब ये जो HSO4 माइनस एनोड पे गया है, ये कहाँ गया हमारा, ये गया कैथोड पे, ये गया एनोड पे। अब HSO4 माइनस जो एनोड पे गया है ये तुरंत क्या कर लेगा, तुरंत अपना देखिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2H2O8 में।
और साथ में वाटर, ठीक, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये तुरंत क्या करेगा, H2O2, अब हमारा ये तुरंत क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया H2H2O8 और क्या, अब इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं H2H2O8 को, ठीक है। और ये तुरंत पानी से जब रिएक्ट कर रहा है, देखिए किससे, H2H2O8 में ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसकी रिएक्शन किससे हुई भैया, पानी से। जब इसकी रिएक्शन पानी से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O2 और साथ में क्या मिल जाएगा, H2SO4। हमने पहले क्या किया, H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज किया तो हाइड्रोजन गया कैथोड पे, HSO4 माइनस गया एनोड पे। HSO4 माइनस को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया तो मार्शल एसिड मिला। क्या, कौन सा एसिड मिला, मार्शल एसिड। अब मार्शल एसिड जब वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में क्या मिला हमको, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। अब देखिए कोई भी ऐसा एसिड हो, है ना, जिसमें परऑक्सी लिंकेज हो, कोई भी ऐसा एसिड हो जिसमें क्या हो, परऑक्सी लिंकेज हो, अगर वो आपका वाटर से रिएक्ट करेगा, है ना, तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। हमें तो मेनली यही बनाना है। तो अब मान लीजिए कोई भी, अब जैसे H2SO5 इसमें भी होता है, H2H2O8 जो हम अभी पढ़े मार्शल एसिड, इसमें भी परऑक्सी लिंकेज होता है, H3PO5 इसमें भी परऑक्सी लिंकेज होता है, ठीक। अगर इन सब का हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे, किसका, वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब मेटल में परऑक्सी लिंकेज होता था तो वो किससे रिएक्ट कर रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो क्या बना रहा था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जब हमारा एसिड परऑक्सी लिंकेज हो वाटर से रिएक्ट करे तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ेंगे, क्या चीज़, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट। अब आप लोग को ये पता है, मान लीजिए कोई चीज़ लिखा है 30% वेट बाई वॉल्यूम, तो 30% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है 30 ग्राम ऑफ H2O2 डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए एक और चीज़ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जैसे कोई चीज़ लिखा है 10 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर H2O2 में, है ना, 1 लीटर H2O2 में 10 लीटर ऑक्सीजन डिजॉल्व है एट STP पे, है ना। 1 लीटर H2O2 में 10 लीटर ऑक्सीजन डिजॉल्व है STP पे, ठीक। इसका मतलब ये होता है ना। अब देखिए रिलेशन बिटवीन, हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर होता है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ठीक। वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। और स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है भैया, स्ट्रेंथ कुछ नहीं, ग्राम पर लीटर बोला तो वेट बाई वॉल्यूम, तो यही है स्ट्रेंथ, है ना, ग्राम पर लीटर, ठीक। इस पे क्वेश्चन आता है 1-2 न्यूमेरिकल, आप कर लीजिएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O2 का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले H2O2 कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, या ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है इसका, है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहाँ होता है, तो कोई भी अर्थ साल्ट हो, है ना, कौन सा साल्ट हो, अर्थ साल्ट, जैसे फेरस साल्ट हो गया, ठीक, क्यूप्रस साल्ट हो गया, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड हो गया, फेरस क्लोराइड हो गया। अगर इनसे क्या होगा, H2O2 रिएक्ट करेगा, है ना, अर्थ साल्ट से, तो उसको बदल देगा इक साल्ट में, किस में, इक साल्ट में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, फेरस क्लोराइड जब H2O2 से रिएक्ट करेगा तो किस में बदल जाएगा, फेरिक क्लोराइड में, है ना। अब कोई भी सल्फाइड हो, क्या हो, सल्फाइड हो, कोई भी सल्फाइड हो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो हमारा H2O2 तो किस में बदल जाता है, सल्फेट में, है ना। तो यहाँ भी क्या हो गया भैया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, है ना। ये भी ध्यान रखिए, जब ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना।
अब देखिए, मान लीजिए कि कॉपर सल्फाइड है, ठीक, वो H2O2 से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा भैया, कॉपर सल्फेट, ठीक, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए अगली रिएक्शन क्या होती है, जिंक सल्फाइड है, अगर उसका रिएक्शन H2O2 से कराया जाए तो क्या होगा कि हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा, है ना। अब देखिए क्या होती है कहानी। अब एक और प्रॉपर्टी आती है जहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह बिहेव करता है। कोई भी हैलाइड हो, अगर उससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाती है। और आप लोगों को ये पता होगा कि जब कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल स्टेट में होती है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी होती है, 0 होती है। अब जैसे हैलाइड है KBr है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक, उससे अगर H2O2 का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो उससे अगर H2O2 का रिएक्शन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्रोमीन, डाइब्रोमीन, है ना। तो ये इसका नेचुरल स्टेट में है अपने ब्रोमीन, तो ये क्या आ जाएगा, डाई एटॉमिक गैस है तो इस पर क्या आ जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने ऑक्सीडाइजिंग तो देख ली, अब हम लोग क्या देखेंगे, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नेचर इसका कहाँ कहाँ होता है, किसका, H2O2 का रिड्यूसिंग नेचर कहाँ कहाँ होता है, ठीक। अब देखिए कुछ हमने रिड्यूसिंग एजेंट हम देखेंगे, पहले उसमें हम बात करेंगे क्या, ब्लीचिंग एजेंट आप लोगों को पता होगा। ब्लीचिंग एजेंट है ना, ब्लीचिंग एजेंट क्या कहता है, कलर्ड मटेरियल है कोई, है ना, कलर्ड मटेरियल, उसको क्या करेगा, कलर्ड मटेरियल को लो कलराइज कर देता है, लो कलराइज्ड, है ना, कलर मेटल को लो कलराइज्ड कर दिया। अब जैसे H2A2 हमारा है, H2O2, ये क्या होता है, ये हमारा वर्क करता है किसके जैसा, वर्क एज ए ब्लीचिंग एजेंट, वर्क एज ए ब्लीचिंग एजेंट, है ना, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। और जितने भी ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जितने भी ब्लीचिंग एजेंट होंगे वो सब क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट नहीं होते हैं। पूरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट नहीं होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आप लोग पढ़े हैं हैवी वाटर, D2O का फार्मूला, D2O का नाम होता है हैवी वाटर, है ना। हैवी वाटर कैसे बनता है, हम कोई भी नॉर्मल पानी ले लें, ठीक है, उसको हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइज कराएं बहुत बार, है ना, बहुत टाइम, मतलब एक से ज़्यादा बार अगर हम कराएं, है ना, एक से ज़्यादा बार अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, D2O मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होती है, जानने की ज़रूरत है, जानते तो वही, खुली किताब है। ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, ये मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, थोड़ी खुली किताब जैसी दिख ही रही है, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें एक कहानी होती है क्या, गैसियस स्टेट में, है ना, गैसियस स्टेट में 94.8 इसका होता है इनर एंगल, ठीक, 11,111.5 होता है आउटर एंगल, है ना। और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में 101.9 होता है इसका इनर एंगल, और क्या होता है 90.2 होता है आउटर एंगल, है ना, 90.2 होता है आउटर एंगल, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब देखिए हमने आइस जानते हैं, बर्फ़, है ना, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी भी स्ट्रक्चर यहीं देख लीजिए, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। और इसमें डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होगी इसकी, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन वाटर रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, है ना, जब पानी किसी भी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करे तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, सॉरी हाँ तो गलत क्या बोल दिया, हाइड्रोजन तो बनाएगा ही बनाएगा, और साथ में क्या बना रहा है, देखिए हाइड्रोजन बनाने के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, कौन, पानी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम ले ले कोई भी पोटेशियम ले लें, उससे अगर वाटर का रिएक्शन करा दें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। तो ये अगर हाइड्रोजन निकाल लाया ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह पानी बिहेव नहीं कर रही है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब देखिए एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, वाटर की एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है ना, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर कैसी होती है, किसकी, पानी एम्फोटेरिक की तरह का बिहेव करता है, बेस की तरह का बिहेव। अब जो जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो अगर उससे वाटर रिएक्ट करे तो क्या बनता था, H3O पॉजिटिव बनता था और साथ में Cl निगेटिव निकल गया। तो यहाँ से इसने क्या किया है, हाइड्रोजन को लिया है, ठीक। अब देखिए एसिड की बात करें, और जो हाइड्रोजन को लेता है वो क्या होता है, बेस होता है। अब देखिए कि मान लीजिए ये NH3 है, ठीक, यहाँ वाटर अगर रिएक्ट किया तो ये एक हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन अगर देगा तो ये क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव, और NH4 पॉजिटिव और साथ में OH निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए एसिड की तरह बिहेव किया, यहाँ पे देखिए बेस की तरह बिहेव किया। जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे वही क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे ये ब्रॉन्स्टेंट बेस कहलाएगा, यहाँ पे ये ब्रॉन्स्टेंट एसिड कहलाएगा, है ना। हाइड्रोलिसिस, अब कुछ कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड किसी हमारे ये लास्ट टॉपिक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड। हम नाइट्राइड आप जानते हैं, ठीक, नाइट्राइड जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड है ना, अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, 2 मोल अमोनिया बनाएगा, है ना, और 3 मोल क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। अब देखिए नाइट्राइड हो गया। अब कार्बाइड, अब क्या, कार्बाइड, कार्बाइड क्या करता है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बाइड है, ये वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, एसिटिलीन बनाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब उसके साथ ले लिया अगर मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3, तो ये अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए ये बनाएगा C3H4 एल्काइन बना लेगा, है ना, और साथ में क्या निकाल देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब उसके बाद से हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, ले लीजिए मान लीजिए, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा मेथेन, है ना, 3 मोल मेथेन बना देगा और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, कि नाइट्राइड क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, कार्बाइड क्या बना रहा है, एसिटिलीन बना रहा है, यहाँ भी एल्काइन बना रहा है, यहाँ मेथेन बना रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट करता है तो वो एल्केन बनाता है और ये दोनों तो एल्काइन बना ही रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद से ध्यान रखिए एक आता है अपना एसिड, है ना। एसिड का हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है, अब मान लीजिए कि ये P4O10 है, ठीक भैया, यहाँ पे क्या आएगा +5। जब इसकी एसिड से हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, H3PO5, यहाँ पे भी इसकी कितनी है +5। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की जितनी होगी वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद भी उस एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे P4O6 है, यहाँ पे कितना है +3, H2O से रिएक्ट किया क्या बनाएगा, H3PO3, H3PO3 यहाँ भी कितनी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक, थैंक यू। अब यहीं पे हम लोग का चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है, और ध्यान रखिएगा। और आगे से आप लोगों को ऐसे कई सारे चैप्टर मिलेंगे, 1 शॉट, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, हर चीज़ आप लोग को बताई गई है। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।